दोस्तों आज की सच्ची घटना में मैं आपको कहानी बता रहा हूँ पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में दोस्तों एक घटना घटित होती है सन 2021 में 28 जून को। और ये घटना इतनी ही दर्दनाक, इतनी भयभीत होती है कि इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो अपराधी है वो घर का ही अपना व्यक्ति है और उसी का खास लड़का, उसी का सगा लड़का है। दोस्तों ये कहानी है एक ही परिवार की। एक परिवार में एक पिता और माता और एक भाई, एक बहन और उसकी दादी रहती थी। दोस्तों ये आसिफ नाम का लड़का रहता है, वो जो जावेद है, जावेद का दो बेटे हैं और एक आसिफ एक आरिफ। उसमें से एक छोटा लड़का आसिफ है और बड़ा लड़का आरिफ है। लेकिन छोटा लड़का इतना बड़ा षड्यंत्र रचता है, इतना बड़ा अपराधी बन जाता है, किसी को यकीन नहीं होता है। दोस्तों ये 2021 के दिनों की बात है, जब आसिफ एक डिप्लोमा करने के बाद में अपने पिता से कहता है कि आप मुझे 25 लाख रुपए दे दीजिए और मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। अमेरिका में मुझे ऑफ़र लेटर आया है जॉब के लिए और ये नासा की तरफ से जॉब है, क्योंकि उसी फील्ड से ये डिप्लोमा किया था। और पिता से कहता 25 लाख रुपये आप हमें दे दीजिए और हम अमेरिका जाना चाहते हैं और वहाँ पर हम अपना कारोबार करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। पिता इसकी बात को कह देते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तुरंत तत्काल प्रभाव से पैसे तो नहीं है, क्योंकि जो पैसे अभी हैं उसमें मैं बेटी की शादी करूँगा, यानी उसकी बहन की शादी के लिए रखे हुए हैं। तो आप थोड़ा रुक जाइए, हम कुछ समय बाद आपको अरेंज करते हैं पैसा। बेटी की शादी हो जाने दीजिए, आपकी बहन की शादी हो जाने दीजिए, फिर हमको पैसा हम आपको अरेंज करते हैं, फिर आप चले जाइए। लेकिन यहाँ पे इसको, आसिफ को इस चीज़ को बहुत बुरा लगता है कि पिता उसके मना कर देते हैं और यहीं से उसके दिमाग, उसके खोपड़ी के अंदर एक अपराधी जन्म लेता है और वो इस हद तक चला जाता है कि एक ही समय में सारे परिवार को मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों एक दिन की बात है, जब देर रात बाजार से वो आसिफ घर आता है तो साथ में अपने जूस लेके आता है और जूस इतनी क्वांटिटी में रहती है कि एक एक गिलास, डेढ़ गिलास सारे परिवार को आ जाए। और जाहिर सी बात है, परिवार का सदस्य तो किसी को इस बात की इतनी भी षड्यंत्र नहीं है, इतनी भी खौफ नहीं है कि घर का परिवार ये जूस ही है, ऑरेंज जूस है, इसमें कोई तो वो नहीं है। सब लोगों ने वो जूस तो था, लेकिन उसके अंदर ऑलरेडी पहले से पाउडर और उसमें नशीली पदार्थ मिला के लाया था और वो सब पीते हुए एक एक करके सारे परिवार जहाँ पड़े थे वहीं पे गिर गए और वहीं पे सब बेहोश हो गया और बेहोशी के आलम में एक एक करके सबका दम निकलता गया। जो एक शख्स बचा उसका भाई आरिफ था। आरिफ कम क्वांटिटी में लेने की वजह से उसको कम क्वांटिटी में लिया था, उसने वो जूस को पिया था, तो उसको तो बेहोश था 4-5 घंटे। लेकिन 4-5 घंटे के बाद में उसको हल्का होश आता है और वो उठता है। तो उठते ही घड़ी में देखता है तो परिवार के सारे सदस्य इधर उधर गायब हैं, कोई नहीं दिख रहा है। वो अपने भाई से पूछता है, भाई दूसरे रूम में, उस वक्त आसिफ दूसरे रूम में था, उधर जाके भाई से पूछता है कि क्या हुआ भाई, और अब्बू अम्मी किधर हैं, बहन किधर हैं, दादी किधर हैं। तो आसिफ खड़ा हो जाता, तुरंत उसको मारना चालू कर देता है और दोनों में खूब जोरदार हाथापाई होती है। लेकिन फिर बाद में दोनों के अंदर ये समझौता होता है, क्योंकि वो समझौते का एक कारण है कि आरिफ की गर्लफ्रेंड के साथ उसका न्यूड वीडियो ऑलरेडी आसिफ ने एक दिन बना लिया था और वो अपने पास रखा था। वो सारी वीडियो आरिफ को दिखा देता है और कहता है कि किसी को बताना मत, अन्यथा मैं तेरी गर्लफ्रेंड को मार दूंगा और वीडियो सर्कुलेट कर दूंगा सोशल साइट पे, जिससे सारी दुनिया देख लेगी। क्या करता आरिफ, ये चीज़ उसकी दबाव में आकर मान लेता है और उसके ऊपर आसिफ इतना ज़्यादा आरिफ के ऊपर दबाव बनाता है कि यहाँ तक कह देता कि आप यहाँ से इस घर से निकल जाओ और दोबारा इस घर पे मत आना कभी, ये हमारा घर है और हमारी प्रॉपर्टी, हमारी ज़मीन जायदाद है, तुम यहाँ से बेदखल हो जाना, कभी इधर पलट के मत आना। अगर पलट के हमको इधर दिख गए तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी मार देंगे, तुम्हें भी मार देंगे और ये वीडियो सर्कुलेट कर देंगे पूरी दुनिया में। तो दोस्तों इस डर से वो आरिफ वहाँ से निकल जाता है और निकलने के बाद में फिर वो इधर उधर दर दर भटकता है। भटकने के बाद में फिर वो अपने मामा को कॉल करता है। मामा उसके झारखंड में रहते हैं और झारखंड में वो मामा को कॉल करके मामा के घर पे चल जाता है। 2-3 दिन बीतता है, लेकिन आरिफ का रवैया एकदम बिल्कुल उदास और घबराहट भरा रहता है। मामा एक दिन अचानक पूछ लेते हैं, क्या हुआ आरिफ, कुछ तो तबीयत ठीक है, कुछ मसला है क्या? लेकिन मामा की वो बात को घुमा देता है और ये कहते हुए कहता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है कि मामा सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अचानक फिर दूसरे दिन मामा को उनकी बहन और उनके भाई की याद आती है, उनके यानी भाई उनके जीजा की याद आती है और वो पूछते हैं आरिफ से, बताओ जीजा और दीदी का क्या हाल है, वो अमेरिका पहुँचे, कॉल किए कि नहीं किए? लेकिन ये सब बातें आरिफ टाल देता है। दोस्तों ये सारी बातें आरिफ टाल देता है और टालने के बाद में फिर उसके बाद अचानक वो रोने लगता है। रोते हुए जब देखते हैं उसके मामू, तो मामू मोहम्मद, उनको ये चीज़ की बड़ी तकलीफ होती है, पूछते हैं क्यों रो रहा है। तब वो सारी घटनाएं बताता है, कहता है मामू सच्चाई तो ये है
कि मामू सच्चाई तो ये है कि आसिफ ने सबको मार दिया है और मार के वो उसी घर में दफन कर दिया है। और मुझे इस दबाव में नहीं बताने दिया क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड एक सुल्ताना नाम की थी, उसके साथ में समय बिताया था और वो वीडियो किसी तरीके से कैप्चर कर लेता है चोरी चुपके से, और वो वीडियो दिखाता है और कहता है कि ये वीडियो मैं सारे आम कर दूंगा अगर तुमने किसी को भी बताया, किसी को खबर दिया कि मैंने परिवार के सारे सदस्य को मार दिया हूँ। लट के आया और किसी को बताया तो तेरी गर्लफ्रेंड सुल्ताना को भी मार दूंगा और वीडियो सरेआम कर दूंगा। इस कारण से मैं किसी को बताया नहीं, लेकिन मामू अब मेरे ऊपर, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मामू ये बात सुनते हुए तत्काल रूप से तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और उसके घर पे पहुँचते हैं। उस पर घर पहुँचने के बाद उसको देखते हैं, उसको पुलिस पकड़ती है, पुलिस पकड़ के लेके जाती है, उसको रिमांड पे लेती है। वो फिर भी पुलिस के सामने आने से इनकार करता है कि मैंने मारा, लेकिन पुलिस जब और ज़्यादा रिमांड पे लेती है और ज़्यादा टाइट करती है तब पुलिस को बताता है कि हमने ही मारा चारों सदस्य को। तो पुलिस पूछती है लाशों को क्या किया, तो उस बताता है कि मैंने घर के अंदर एक गोदाम है जहाँ पे मेरा बिजनेस था प्लाईवुड का, उसके नीचे हम सबको दफन किए हैं। लेकिन असल में वो बता तो देता है सारी चीज़ें, लेकिन जहाँ पे दफन करता है वो उस जगह को प्रॉपर नहीं बताता है। और दूसरी जगह जब पुलिस वाले वहाँ पे पहुँचते हैं, पहुँच के उसके बाद उसकी खुदाई होती तो कोई भी लाश नहीं मिलती है। लेकिन पुलिस फिर और एकदम आउट हो जाती है और आसिफ को पकड़ती है, पकड़ के फिर और टाइट लहजे में बात करती है कि इस बार बता दे, अगर गलत बताया तो फिर समझ ले कि मेरे से बुरा कोई होगा नहीं और तेरे साथ वो हाल करेंगे कि कभी देखा नहीं होगा। जब पुलिस इस कदर टाइट होती है तो वो असली जगह बताता है जहाँ पे उसने दफन किया है और वो वहीं पे दफन करता है, उसी जगह पे दफन करता है, वो उसी गोदाम में दफन करता है, लेकिन जगह को चेंज करके बताता है। लेकिन लास्ट में थक हार के वो बताता है। जब पुलिस खोदती है तो वहाँ पे मिलते हैं 4 लाशों के कंगाल जो एकदम सड़ गई थी, उनके शरीर पे सिर्फ उनके सर के बाल नज़र आ रहे थे। लेकिन पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुँचती है और वो उन सब लाशों को लेके मेडिकल जांच करती है तो उसमें पता चलता है कि इसमें ये इसी के चारों परिवार के सदस्य हैं, जिसमें इसकी दादी, इसके माता पिता, एक बहन, 4 लोगों की लाश थी और चारों लोगों को एक ही जगह पे गाड़ दिया था, बड़ा गड्ढा खोद के। दोस्तों पुलिस फिर इसको उठाकर थाना लेके जाती है और थाने से फिर इसको कोर्ट में पेशी होती है। कोर्ट में जज जो हैं वो जो सुनवाई करते हैं, जो इसका केस पढ़े हैं और जब इसको देखे तो खुद एकदम अचंभित रह गए कि उनकी नज़रों से इतनी दिन से वो जज की कुर्सी बैठे ऐसा केस नहीं गुजरा है जिसमें एक लड़का 18 साल का, लगभग 18 साल का लड़का अपने ही परिवार के 4 सदस्यों को इस तरह षड्यंत्र से मारा है और अपने ही सगे भाई की न्यूड वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल किया। मामा शीश मोहम्मद को पता नहीं चलता तो पिता जावेद का, माता का और बहन का और भाई दादी का ये सारी मौत का पता नहीं चलता। और ये सारी घटनाएं कम समय में ये सारी घटनाएं हुई है महज इसलिए कि वो अमेरिका जाना चाहता था, पिता से 25 लाख का डिमांड रखा था, पिता ने नहीं दिया। ये सारी चीज़ें उसने ये सारे जुर्म उसने पुलिस के सामने कबूल किया है और यहाँ तक कि कोर्ट के सामने, जज के सामने कबूल किया है। जज ये फैसला सुनाते हुए बहुत भयभीत थे कि इस तरह की घटनाएं अगर समाज में होती रही तो कैसे चलेगा। लेकिन 2 वकीलों की जिरह के बाद, 2 वकीलों की बहस के बाद, एक सरकारी वकील, एक उसका वकील जो अपराधी था, एक उसका वकील, दोनों की जिरह के बीच में जब अदालत ये फैसला सुनाती है और कहते हुए अपराधी से पूछती है कि अगर तुम अभी उम्र में कम हो, अभी तुम बालिग पूरी तरीके से प्रॉपर बालिग नहीं हुए हो, अगर तुम्हें ज़िंदगी में और एक बार मौका दिया जाए सुधरने का, क्या तुम सुधरोगे और ऐसी घटनाओं को फिर दोबारा अंजाम दोगे? तो जो आसिफ का बिहेवियर था, जो एटीट्यूड था, वो जज के आँख में खटक गया। आसिफ का वही एकदम गुंडे वाला, वही एकदम गुस्सौड़ी वाला वही एटीट्यूड था। इस पर वकील ने जज से कहा कि महोदय आप देख लिए, अगर इस उम्र में ये ऐसी घटनाएं को अंजाम दिया है इस षड्यंत्र के तौर तरीकों से और अपने ही परिवार के 4 सदस्यों को इसने मारा है, तो ये आगे चल के जब ये 20-25 का होगा तो ये क्या करेगा? तो लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए इनकार किया नहीं कि सामने इससे अपराधी से पूछा जाए कि ये इसकी मंशा क्या है, लेकिन अपराधी का बिहेवियर और उसकी बॉडी लैंग्वेज ये दर्शा रही थी जज को। तो जज ने बगैर देरी किए ही उसको उम्र कैद का फैसला नहीं दिया, उसको तत्काल रूप से फांसी का फैसला सुनाया है। कोर्ट से निकलते हुए तो जब वो कोर्ट से निकल रहा तो पुलिस वालों से उसका वही एटीट्यूड था। उसने पुलिस वालों से कहा कि अभी यहाँ पे सेशन कोर्ट में हमको फांसी सुनाई गई, भी हमारे लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सारी अपॉर्चुनिटी हमारी पड़ी हुई है। लेकिन आप देख लीजिए कि ये 4 कत्ल करने के बावजूद में इस तरह का ये बिहेवियर आसिफ का है कि वो समाज को क्या संदेश दे रहा है अब वही जाने। लेकिन इन सब के बीच में एक भाई
एक भाई को उसने इस तरीके से ब्लैकमेल किया, उसकी गर्लफ्रेंड का न्यूड वीडियो बनाकर और उसको धमकी देकर कि उसको जान से मार दूंगा, तेरे को जान से मार दूंगा, उसने ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। दोस्तों ये कहानी बताने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि आप सतर्क रहिए और आप जागरूक रहिए और देखिए अपने आजू बाजू शहर में आप किसी के ऊपर अटूट भरोसा मत करिए, किसी के ऊपर इस तरह ट्रस्ट मत करिए कि वो आपके लिए सब कुछ। आजू बाजू में भी लोग एकदम संदेह के घेरे में रहें और खुद अपना एकदम चौकन्ना रहें और आप सतर्क रहें। ऐसी घटनाओं से आप सीख लें। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके बताएं और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरी घटना के साथ में, एक सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्पाइसी जंक्शन।